कल्पना क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज की क्लास होगी भूगोल की और भूगोल की क्लास अटेंड करेंगे वालू भाई। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल्पना क्लासेज में आप सबको नमस्कार, राम राम। मैं आपका दोस्त वालू भाई। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊंगा भूगोल और भूगोल के अंदर पढ़ाऊंगा भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल के अंदर हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार और भारत का देशांतरीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति, और साथ ही पढ़ेंगे हम भारत की जो सीमा है और सीमा का नामांकन और जो सीमा कितनी है, दूरी, और भारत के राज्यों के बारे में, और भारत के जो नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं और राज्य बने हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम हमारे जो विवादित क्षेत्र है भारत के पड़ोस में उनके बारे में भी हम जानकारी अर्जित करेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो भारत का जो है हमारे पूरे व्यक्ति के अंदर भारत कौन से गोलार्ध के अंदर बसता है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे पृथ्वी, और ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटेंगे। और ये बांटने वाली रेखा है हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। ऊपरी वाला भाग हमारा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे वाला भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत है जो दोस्तों इस स्थिति में यहाँ पे विद्यमान है। तो हमारा भारत की स्थिति है, इस हिसाब से अगर देखें तो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर बसता है। कहाँ बसता है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। अगर हम दूसरी स्थिति के अंदर देखें तो देशांतरीय स्थिति जो बनती है वो बनती है यहाँ पर, और ये है पृथ्वी के अंदर 0 डिग्री काल्पनिक रेखा है, और जिसको ग्रीनविच देशांतरीय रेखा कह सकते हैं या ग्रीनविच रेखा कह सकते हैं, रेखा या ग्रीन विश रेखा, जिसको GMT भी कहते हैं। ये है जो ग्रीनविच रेखा है वो लंदन के अंदर निर्धारित की गई है, लंदन। और GMT का मतलब होता है, G का मतलब होता है ग्रीनविच, M का मतलब होता है माध्य, और T का मतलब होता है समय, टाइम यानी समय। इनकी ग्रीनविच मध्य समय है वो हमारा 0 डिग्री देशांतर लंदन के अंदर है। और यहाँ से हमारा भारत बढ़ता है वो, यहाँ पर भी दो गोलार्ध बनते हैं, एक पश्चिमी गोलार्ध और एक पूर्वी गोलार्ध। तो ये हमारा बन गया पश्चिमी गोलार्ध, और ये हमारा बन गया पूर्वी गोलार्ध। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में पड़ता है? पूर्वी गोलार्ध के अंदर। तो मोटा मोटी तौर से हम अगर देख लें तो हमारा भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में, और इधर पड़ता है हमारा उत्तरी गोलार्ध में। इसमें उत्तरी गोलार्ध में और इसमें पूर्वी गोलार्ध में। तो हमारा प्रश्न बनता है कि भारत की स्थिति विस्तार है जो वो प्रश्न हमारा बनेगा, भारत कौन से भारत वैश्विक दृष्टि से
कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो हमारा आंसर होगा, क्या होगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे भारत के गोलार्ध के बारे में हमने पढ़ लिया कि भारत की स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आती हैं। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय अक्षांशीय विस्तार के बारे में। सबसे पहले हम बनाएंगे भारत का नक्शा। तो भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार, थोड़ा ढंग से बनाते हैं। यहाँ पे बनता है अपना ये हमारा हो गया गुजरात। लगभग मोटा मोटी तो ऐसे बनता है दोस्तों, मेरे से इस प्रकार ही बनता है। लगभग हूबहू नहीं बन पाता है, लेकिन हम समझने के लिए हमारे लिए ये काफी है। दोस्तों भारत का अक्षांशीय विस्तार हम पढ़ेंगे। तो अक्षांशीय विस्तार है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ये हमारा भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु और ये भारत की मुख्य भूमि का उत्तरतम बिंदु है। तो दक्षिण बिंदु हमारा पड़ेगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और इसकी अक्षांशीय स्थिति है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। और हमारा जो उत्तरतम बिंदु है वो पड़ेगा इंदिरा कोल, और इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। और ये जो इंदिरा कोल पड़ता है वो यहाँ पे लद्दाख है, लद्दाख का हिस्सा है। ठीक है, इंदिरा कोल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, उसके अंदर ये इंदिरा कोल पड़ता है। और दक्षिण बिंदु में कन्याकुमारी है जो 8 डिग्री 4 से शुरू होकर 37 डिग्री 6। तो हमारा पहला प्रश्न बनता है प्रश्न नंबर 1, भारत की अक्षांशीय स्थिति बताएं, या फिर ये लिखा आ जाएगा अक्षांशीय विस्तार बताएं। तो हमारा आंसर होगा, अब यहाँ पे देखो एक आंसर हमारा यहाँ पे 2 निकल के आते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट लिखें, या फिर हमारा एक अक्षांशीय विस्तार और बनता है। यहाँ पे हमारे आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये हमारा है जो बड़ा निकोबार है, बड़ा निकोबार। दोस्तों हम ये प्रश्न को थोड़ा बाद में बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर इसको हम देखेंगे कि भारत की मुख्य भूमिका, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, तो हमारा हम लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये हमारा आंसर राइट है। और जब हमारे पास में भारत की संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा, प्रश्न संख्या 2 बनता है कि भारत की संपूर्ण
भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताएं। तो हमारा क्या आंसर होगा? तो हमें तो मुख्य भूमि का अक्षांश पता है और हमारे पास संपूर्ण भूमि का अक्षांश पता ही नहीं है। तो हमारा संपूर्ण भूमि का अक्षांश है जो बड़ा निकोबार है, जो हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का संपूर्ण भूमि का, वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट की अक्षांश स्थिति बनती है, वो बनती है 6 डिग्री 45 मिनट। कितनी बनती है? 6 डिग्री 45 मिनट। और जो मुख्य भूमि की बनती है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट और 6 डिग्री 45 मिनट। 6 डिग्री 45 मिनट और इसके मध्य जो हमारा जो अक्षांश विस्तार है वो बढ़ेगा। तो हमारा जो भारत की संपूर्ण भूमि का अक्षांश विस्तार है वो बदलेगा। तो वो क्या होगा? 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगर हमारे पास में संपूर्ण लिखा है तो हमारा अक्षांश विस्तार ये होगा। अगर हमारे पास मुख्य भूमि लिखा हुआ है तो हमारा अक्षांश विस्तार ये होगा। दोस्तों, इसमें हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुख्य भूमि और संपूर्ण भूमि के अंदर हमारे को ये एक पता होता है या ये नहीं पता होता है, तो उसमें से हम कंफ्यूज होकर के कभी ये सोच कर लेते हैं, ये सोच कर लेते हैं। संपूर्णता और मुख्य भूमि का हमें पूरा ध्यान रखना है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। ग्रेट निकोबार हो गया अपना। ये यहाँ पे हमारे एक जल संधि होती है, वो है, उसका नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि जो भारत और श्रीलंका के मध्य है और बीच में आती है। और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, और यहाँ है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ये क्या करती है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल खाड़ी को जोड़ती है। कौन? पाक जल संधि, और भारत और श्रीलंका के मध्य है। और अब हमारा अगला प्रश्न बनेगा, यहाँ पर तीसरा प्रश्न बनेगा कि भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय अंतराल क्या है? भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय अंतराल क्या है? तो हम क्या लिखेंगे? हमारा आंसर हमें पता नहीं है तो हम निकाल देंगे। हमारा जो मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 के मध्य है। तो 37 डिग्री 6 माइनस करेंगे 8 डिग्री 4 को, तो सब में से 4 के पीछे रहे हमारे पास 2, और 37 में से 8 गए तो पीछे हमारे पास रहे 29। तो 29 डिग्री 2 मिनट। ये क्या है? हमारा मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। और यहीं पे प्रश्न दूसरा बनेगा, भारत के संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय विस्तार। तो हमारे पास में 6 डिग्री 4 मिनट जो इंदिरा पॉइंट है बड़ा निकोबार के अंदर दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के हम 37 डिग्री 6 मिनट को माइनस करेंगे तो हमारे पास संपूर्ण अंतराल आ जाएगा संपूर्ण भूमि का। तो 37 डिग्री 6 मिनट माइनस 6 डिग्री 45 मिनट। दोस्तों, हमारे पास मिनट ज़्यादा है, 6 मिनट कम है, तो हम 6 में से 45 को घटा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे? 37 डिग्री में से हम क्या करेंगे? 1 डिग्री हम मिनट को देंगे। किसको देंगे? मिनट को। तो मिनट को हम 1 डिग्री देंगे तो 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60। और जब हम 37 डिग्री में से 1 डिग्री 6 मिनट को देंगे तो हमारे पास कुल कितने? 60 और 6 कितने हो जाएंगे? 67 मिनट हो जाएंगे। तब हमारे पास में 66 मिनट हो जाते हैं। 1 डिग्री में 60 और ये प्लस 6, तो 60 और 6 कितने हो गए? 67। तो यहाँ पे बन गए 67। 67 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा
21। और यहाँ पे 37 बज के 37 में 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री और 21 मिनट है, जो क्या है हमारा संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय विस्तार। तो ये हमारे अक्षांशीय विस्तार के बारे में हमें पता लग गया कि हमारे भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो वो होगा हमारा 29 डिग्री 2 मिनट। और अगर हमें पूछा जाए कि हमारे संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो वो हमारा है 30 डिग्री 21 मिनट। दोस्तों इस बात को पूरा नॉलेज में रखना है, एक एक बात को टॉपिक को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा जो है भारत की अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात हो गई, और हम आगे चलेंगे कर्क रेखा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से कर्क रेखा गुजरती हैं और यहाँ से होती हुई यहाँ निकलती हैं। तो ये है हमारे 23 डिग्री कर्क रेखा। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती हैं। कितने राज्यों से होकर निकलती हैं? 8 राज्यों से होकर के निकलती हैं। और उसमें 8 राज्य कौन कौन से वो भी हमें पता होना चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो हमारे 8 राज्य हैं, एक तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, और यहाँ पे हमारा है त्रिपुरा, और यहाँ पे है मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 राज्य है। इन 8 राज्यों का हमें पूरा हमारे दिमाग में अंदर उतार लेना है कि भारत की जो कर्क रेखा 27.5 डिग्री जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, वो निकलती हैं 8 राज्य। और वो 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से निकलती है। और ये कर्क रेखा है जो भारत को 2 जलवायु भागों में भी विभाजित करती है। तो हमारे जलवायु भाग जो कर्क रेखा से ऊपर का है वो है शीतोष्ण जलवायु, और जो नीचे वाला दक्षिण का हिस्सा है कर्क रेखा से वो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु ऊपर है और उष्ण कटिबंधीय जलवायु है वो नीचे है। दक्षिण के भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, और जो है कर्क रेखा से ऊपर वाला है वो शीतोष्ण जलवायु कटिबंधीय है। अब मैं आपको जलवायु के बारे में, पूरी पृथ्वी पर जलवायु के बारे में समझाऊं तो हम कुछ इस प्रकार समझेंगे। हमारे पास ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा और ये मकर रेखा। विषुवत रेखा और कर्क रेखा। ठीक है, तो हमें हमारी जलवायु के बारे में, तो यहाँ पर है और इसके ऊपर है 67.5 डिग्री और यहाँ पर भी है 67.5 डिग्री। तो यहाँ पर है शीत जलवायु। कौन सी है? शीत जलवायु। और यहाँ पर भी है शीत जलवायु। और यहाँ पर है शीतोष्ण जलवायु। क्या जलवायु है? शीतोष्ण जलवायु। और यहाँ पर भी है शीतोष्ण जलवायु। और यहाँ पर है उष्ण जलवायु, उष्ण कटिबंध जलवायु। और यहाँ पर भी है उष्ण कटिबंध जलवायु। तो मोटा मोटी तौर से देखें तो 1 2 और 3 ये 3 जलवायु हैं, और ये चौथी जलवायु 4 जलवायु के अंदर पूरी पृथ्वी विभाजित है। और हमारी भारत की स्थिति है वो देखो, ये कर्क रेखा है जो भारत को बराबर काटती है। तो भारत है यहाँ से लेकर के यहाँ पे बचता है। तो हमारे भारत की जो जलवायु है वो इस कर्क रेखा से ऊपर वाली शीतोष्ण जलवायु के अंदर आती है, और जो कर्क रेखा के नीचे की है वो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंदर आती है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि भारत की 2 प्रकार, एक ही भूभाग के अंदर 2 प्रकार की जलवायु क्यों पाई जाती है, उसका रीजन ये है। दोस्तों हम आगे चलते हैं हमारे देशांतरीय स्थिति के बारे में।
नंबर टू, भारत की देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ गुजरात के अंदर पड़ता है, और इस बिंदु का जो स्थान का नाम है वो है गोरमोता गुजरात। गोरमोता गुजरात। और ये इसकी जो देशांतरीय स्थिति है वो है 68°7'। दोस्तों, हमारे भारत का जो पूर्वतम बिंदु है वो है किबुथुगांव। किबुथु कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश। और इसकी जो देशांतरीय स्थिति है वो है 97°25'। 97°25' पर हमारा पूर्वी किबुथु अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, और जो हमारा पश्चिमी हिस्सा है वो है 68°7' गोरमोता गुजरात के अंदर। इस दोनों के मध्य है जो भारत स्थित है। तो दोस्तों, अगर हमारे प्रश्न बनता है कि भारत की देशांतरीय स्थिति के बारे में, तो विस्तार क्या है, तो विस्तार हम लिखेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार है वो 68°7' से 97°25' तक। अब दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न बनता है, क्या भारत का देशांतरीय विस्तार का अंतराल कितना है? भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतराल है वो कितना है? तो देशांतरीय अंतराल हमारा कितना पड़ता है? प्रश्न संख्या तीसरा, भारत का देशांतरीय अंतराल बताएं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 68°7' और 97°25' में से 68°7' को बढ़ा देंगे तो ये 97°25' और 68°7'। तो इसको माइनस करेंगे तो 25 में से 7 के पीछे रहे 18 और 97 में से 68 जाते हैं तो 7 17 में से 8 के पीछे रहे 9 और 8 में से 6 के पीछे रहे 2 तो 29°18'। क्या रहेगा? भारतीय देशांतरीय अंतराल है जो कितना रहेगा? 29°18'। कितना रहेगा? 29°18'। जो भारत का यहाँ से लेकर के इस भूभाग से लेकर के इस भूभाग तक है जो बीच में 29°18' का अंतराल है, ये देशांतरीय अंतराल है। तो दोस्तों, ये भी हमें पूरा याद होना चाहिए। उसके बाद में हम आगे चलते हैं भारत की समय रेखा के बारे में। तो भारत की समय रेखा है वो यहाँ से ऐसे गुजरती है, और भारत की समय रेखा है वो 82.5° पर निर्धारित की गई है। 82.5° देशांतर पर भारत का मानक समय रेखा, इसका निर्धारण है वो निर्धारण उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान से किया गया। 82.5° देशांतर रेखा है तो पूरे भारत का एक मानक समय रेखा बनाई गई है, और इस मानक समय रेखा को जो निर्धारित किया गया है वो है उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान से किया गया है, और ये है जो पूरे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये देशांतर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसके अंदर वो 5 राज्य कौन कौन से वो भी हमें पता होना चाहिए। कभी भी ये भी प्रश्न बन सकता है कि भारत की देशांतर रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में हमारा आएगा छत्तीसगढ़।
गढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में हमारा आएगा उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में हमारा आएगा 5 नंबर पर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के हमारी ये जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है, और ये मानक समय रेखा हमें मानी है 82 डिग्री पर। दोस्तों अगर 82 डिग्री मानक समय रेखा को देखें तो ये बात के मध्याह्न को सभी पूरे भारत में एक समय जोन रखने के लिए रखी गई थी, लेकिन अगर हम देशांतर के अनुसार समय की गणना करें तो हमारे जो भारत का पूर्वोत्तर भाग है उसमें और भारत के जो पश्चिमतम भाग के अंदर लगभग 2 घंटे का अंतराल आता है। वो कैसे आता है मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे देशांतर हैं, और प्रत्येक देशांतर को पार करने में लगने वाला समय है वो कितना है 4 मिनट। कितना है 4 मिनट। ये देशांतरों को जैसे जैसे पार करेंगे हमें 4 मिनट का समय लगता रहेगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 देशांतर आ गए, तो 100 200 8 312 416 520, यानी कि इन 5 देशांतरों को पार करने में हमें कितना मिनट लगता है 20 मिनट लगता है। तो इसी प्रकार हमारे पास में कितने देशांतर है, पूरे भारत का अंतराल है और देशांतर का वो कितना है 29 डिग्री 18 मिनट। तो हम 29 डिग्री 18 मिनट को 29 को है जो 29 को किससे गुणा कर देंगे, ये 4 से। तो क्योंकि एक देशांतर 4 मिनट में पार होता है तो 29 देशांतर है वो कितने में पार होगा, 936 का शक्का हासिल लगी 3 और 4 2 8 और 3 11, 116 मिनट। कितना हो गया 116 मिनट। और हमारे पास ऊपर कितना है 18 मिनट एक्स्ट्रा है। तो अगर 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लेता है और 1 डिग्री में हमने जान लिया कि 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट के अंदर 4 का भाग देंगे तो हमारे पास में 1 डिग्री का अगर पार करने में 1 डिग्री के 1 मिनट में 1 डिग्री 15 मिनट पार करती हैं। 1 मिनट के अंदर 15 मिनट डिग्री पार करती हैं, तो हमारे पास में ये 18 मिनट एक्स्ट्रा में है, ऊपर 29 मिनट 18 है, तो हमारा लगभग समय है 1 मिनट एक्स्ट्रा और लगेगा। तो 117 मिनट है जो हमारा जो इस देशांतर से जाकर के इस देशांतर पहुंचने में समय लगता है। तो भारत का लगभग यानी कि 2 घंटे में 60 और 60 120 मिनट होते हैं, और हमारे पास में 117 मिनट है। लगभग 2 घंटे का अंतराल रहता है हमारे किबुतु नामक स्थान अरुणाचल में। और अगर किबुतु में हमारा जो सूर्य है वो सुबह 7 बजे उदय होगा, तो वही हमारा यहाँ पे जो सूर्य है वो यहाँ से 2 घंटे बाद में उदय होगा। तो ये हमारे समय का अंतराल रहेगा। दोस्तों हम आगे चलते हैं। भारत का है जो, ये मैं आपको बता दूं, ये हमारी है ग्रीनविच रेखा। ये ग्रीनविच रेखा और कहाँ पड़ती है, लंदन में, ठीक है। और यहाँ से जो भारत का है जो समय है वो कितना है 5.5 घंटे आगे चलता है। देशांतर की गणना करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। अब कैसे आप पता करेंगे कि हमारे पास 5.5 घंटे आगे है, तो हमारे पास में देशांतर है कितना है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये क्या है हमारा पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर। तो हमारा यहाँ 0 डिग्री, ये 0 डिग्री देशांतर है, किसा 0 डिग्री देशांतर। और यहाँ से 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हमारा भारत का मानक समय है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो हम 82 को किससे गुणा करेंगे 4 से, क्योंकि 82 डिग्री हमारे पास में क्या है देशांतर है। तो हम 82 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4 2 8 और 800 का 32, 328 मिनट आ गए। कितने आ गए 82 डिग्री को पार करना है 328 मिनट लगेंगे, जबकि हमारे पास एक आधा डिग्री और है। तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो आधा डिग्री को पार करने में 2 मिनट लगेगा। तो हम 2 मिनट इसमें और ऐड कर देंगे प्लस 2, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 330 मिनट। और 330 मिनट को हम अगर 60 का भाग देंगे, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और 330 मिनट हमारी ग्रीनविच रेखा से भारत को मानक समय रेखा तक पहुंचने में 330 मिनट लगते हैं। तो हमारा है जो घंटों में अगर तब्दील करेंगे तो 330 में 60 का भाग दे देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 5 घंटे और 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि हमारा भारत
अगर भारत के अंदर दोपहर के भारत में दोपहर के 12 बजे हैं, तो जो ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री देशांतर पर, तो वहां पर कितने बजेंगे? प्रश्न यह आ सकता है कि भारत में दोपहर के 12 बजे हैं, तो ग्रीन विच रेखा पर क्या समय होगा भारत के अनुसार? तो हम कैसे पता करेंगे? तो हमें पता है कि हमारे यहाँ पे 12 बजे है, तो हमको पता है कि 5 घंटे और 30 मिनट हम किससे आगे हैं? ग्रीनविच रेखा से हम आगे हैं, तो हमारे 12 बजे, तो 12 में से 5 घंटे 30 मिनट माइनस करेंगे तो हमारा ग्रीनविच का जो समय होगा वो होगा 6:30। कितना होगा? 6 जब हमारे दोपहर के 12 बजे होंगे तो ग्रीनविच पर सुबह के 6:30 होंगे और वहां पे सवेरा होगा और हमारे दोपहर होगी। दोस्तों इतना अंतराल है। और अगर हमें कोई मान लो ये ग्रीनविच का, अगर मान लो हमारे पास में कोई दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास आ जाए, मान लो कि ये भारत के अंदर, मान लो ये भारत का मानक समय है, भारत में दोपहर के 10 बजे नहीं, दोपहर के 2 बजे, तो हमारे पास अगर मान लो डिग्री दे दे कि हमारा साढ़ा 82 है, तो हमारा वो 70 डिग्री देशांतर पर कितना बजेगा? या फिर यहाँ 70 की जगह पे दे दे तो 50 डिग्री देशांतर मान लो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? भारत का देशांतर कितना है? 82.5 डिग्री है, तो 82.5 डिग्री में से क्या करना पड़ेगा? 50 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा और इन देशांतरों का अंतर कितना आएगा? तो हमारे पास आएगा 32.5 डिग्री। और 32.5 को किससे गुणा करेंगे? 32.5 को 66 से गुणा कर देंगे। किसको गुणा कर देंगे? 32.5 को 66 से गुणा कर देंगे, तो 8 और 12 128 और ये ऊपर 2 मिनट और, तो 130 मिनट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 130 मिनट। 130 मिनट को घंटा में तब्दील कर देंगे तो हमारे पास में इस 50 डिग्री देशांतर का समय मालूम हो जाएगा। कितना कितना समय होता है? 60 और 60 2 घंटे 10 मिनट का। 2 घंटे 10 मिनट, 2 बजे में से 2 घंटे 10 मिनट माइनस करेंगे तो हमारे पास में 11:50। 50 डिग्री देशांतर पे कितना बजेगा? 11:50, क्योंकि 50 डिग्री हमसे उधर है और हम 50 डिग्री से पहले आते हैं, पूर्व की ओर है, तो हमारा जो समय है 2 बजे होंगे, तो यहाँ पे सुबह के 11:50 हो गए। ठीक है ना दोस्तों? इस प्रकार से हम, हमारे पास में कोई अन्य प्रश्न आए तो भी हम उसकी गणना कर सकते हैं। इसी माध्यम से हम आगे चलते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे भारत का क्षेत्रफल और भारत के राज्यों के बारे में और भारत की सीमा। दोस्तों भारत का क्षेत्रफल बता दूं तो भारत का क्षेत्रफल वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर वैश्विक दृष्टि से अगर देखूं तो विश्व में भारत का स्थान है, विश्व में क्षेत्रफल पर स्थान तो हमारे पास आएगा 2.42% या 2.4%। 42 को 4% में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। या आएगा या आएगा ये, दोनों में से एक ऑप्शन हमारे पास आएगा। तो हमें 2.42 आए तो भी सही है, अगर ये नहीं हो ये हो तो, अगर ये नहीं हो तो ये सही है, अगर और ये भी हो ये भी हो तो ये सही है। हमारा 2.42% भाग है जो भारत का है, जो पूरे विश्व स्तर पर है, जो भारत अपनी भूमिका रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत की सीमा के बारे में हम
जानेंगे। तो यहाँ से लेकर के स्थलीय सीमा भारत की स्थलीय स्थलीय सीमा तो हमारे पास में आएगी यहाँ गुजरात से लेकर के और घूमती हुई यहाँ से घूमती हुई यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पश्चिम बंगाल पड़ेगा। पश्चिमी बंगाल तक जो हमारी दूरी होगी वो होगी 15,200 किलोमीटर। जो ये स्थलीय भाग की जो दूरी है वो 15,200 किलोमीटर। और यहाँ से हमारी जो है भारत की तटवर्ती भूमि शुरू होती है, सीमा स्टार्ट होती है। तो तटीय सीमा प्रश्न संख्या दूसरा बनेगा, भारत की तटीय सीमा कितनी है। तो हमारे पास में तटीय सीमा यहाँ से लेकर के और ये प्लस यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी साथ में शामिल करते हुए तो हमारी जो तटीय सीमा है वो है 7,516.6 किलोमीटर। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा बताएं। तो हमारे पास में मुख्य भूमि की तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है। अगर प्रश्न आ जाए कि भारतीय अंडमान निकोबार द्वीप समूह व द्वीपों की तटीय सीमा कितनी है तो हमें है जो 7,516 में से 6100 माइनस कर देना है। तो हमारे पास में आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 1416.6 किलोमीटर। ये है समुद्री द्वीपों की तटीय सीमा। अब हम भारत की सीमा को बखूबी समझ गए होंगे, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि भारत की कुल सीमा कितनी है। प्रश्न बनता है भारत की कुल सीमा बताएं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में 15,200 स्थलीय सीमा है और 7,516.6 है जो तटीय सीमा है। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 15,200 और 7,516.6, ठीक है। तो अब इसको जोड़ेंगे तो 6 का 6 और 6 1 का 1, 502 7, 5 7 5 11 12, 12 का 20 हासिल लगी 2 और 2 22,716.6 यहाँ पे पॉइंट आएगा 22,716.6 किलोमीटर। यह है जो भारत की कुल सीमा है। क्या है, कुल सीमा। ठीक है दोस्तों, हमारे पास में भारत की स्थलीय सीमा भी आ गई, भारत की तटीय सीमा भी आ गई और भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा भी आ गई और भारत की कुल द्वीपों सहित द्वीपों की तटीय सीमा भी आ गई और भारत की कुल सीमा भी आ गई। तो दोस्तों सीमाओं का हमारा ये चैप्टर पूरा होता है और साथ ही हम आगे पढ़ेंगे सीमाओं का निर्धारण किस प्रकार हुआ और भारत के अंदर कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों भारत के पड़ोसी देश है पाकिस्तान और पाकिस्तान से सीमा लगती है रेड क्लिफ। और यहाँ पे हमारा पड़ोसी देश है चीन और यहाँ पे है अफगानिस्तान और यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है सीमा बनती है, उसका नाम है डूरंड रेखा और रेड क्लिफ रेखा। और यहाँ पे है मैकमोहन रेखा और जो ये एक संधि हुई थी यहाँ पे
बंदायु बंदायु संधि जो भारत और म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण करती हैं। तो हमारा जो भूखंड सीमा है इसका निर्धारण हुआ था 1893 ईस्वी के अंदर, 1893 में हुआ था, 1893। और पाकिस्तान के अंदर जो रेड क्लिफ लगती है तो हम सबको पता ही है, जब हमारा बंटवारा हुआ था उस समय भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था, उस समय ये रेड क्लिफ रेखा बनाई गई थी। और चीन की जो रेखा बनी है वो बनी है 1914 के अंदर मैक-मोहन रेखा का निर्धारण हुआ। अब हमारे भारत के जो राज्य है, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत के अंदर भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों हम बात करें नए राज्यों की, तो ये वर्तमान की स्थिति है और वर्तमान की स्थिति को मैं हटाते हुए नए राज्यों के बारे में मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। और तेलंगाना के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत का 29वां राज्य बताइए। हमारा प्रश्न होगा, उत्तर होगा तेलंगाना। और इसका निर्माण कब हुआ है? तो वो हुआ है 2 जून 2014 को। कब हुआ है? 2 जून 2014। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत सरकार ने एक नया राज्य बनाया और कुल मिला के भारत के अंदर 29 राज्य बने। दोस्तों समय निकला और 2019 के अंदर यहाँ पे जम्मू कश्मीर यहाँ से यहाँ था और ये एक राज्य था और इसका राज्य का दर्जा हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हटा दिया गया सन 2019। तारीख होगी, अपनी तारीख होगी 31 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार ने संसद में यह निर्णय पारित किया। तो जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग राज्यों के अंदर नहीं, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर बांट दिया गया। और 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक तो बनाया जम्मू एंड कश्मीर और ये एक बनाया लद्दाख। कौन कौन से 2 राज्य बनाए, 2 कौन से केंद्र शासित बनाए? तो एक हमारा होगा जम्मू एंड कश्मीर। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है श्रीनगर, जम्मू। और दूसरा बनाया है लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी वो होगी लेह। तो हम आगे चलते हैं। तो 2020 के अंदर, सभी जनवरी 2020 के अंदर यहाँ पे है दादर नगर हवेली और दमन व दीव। तो ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, दादर नगर हवेली और दमन और दीव। को विलय किया था 20 जनवरी
को। कब किया था? 26 जनवरी, सॉरी यहाँ पर डेट गलत लिख दी, 26 जनवरी 2020 को है जो इन दोनों का अलग अलग केंद्र शासित का विलय कर दिया गया, इनको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और साथ ही हम अब वर्तमान में भारत के अंदर है जो वो 28 राज्य हैं। कितने हैं वर्तमान में? भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों हम आगे चलेंगे, ये हमारी रेखाएं क्लियर हो गई, हम आगे चलेंगे भारत के राज्यों के बारे में। तो राज्यों की सीमा लगती है यहाँ से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख आ गया, और ये हिमाचल प्रदेश, और ये उत्तराखंड, और उत्तर प्रदेश, और बिहार, और यहाँ पे आता है पश्चिम बंगाल, और यहाँ से ये पश्चिम बंगाल, और यहाँ से यहाँ अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे छोटा सा राज्य है सिक्किम, और यहाँ पे पड़ेगा नागालैंड और मणिपुर, और यहाँ पर मिजोरम, और यहाँ पे पड़ेगा त्रिपुरा, और यहाँ पे पड़ेगा मेघालय, और यहाँ बीच में है असम। तो दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 भारत पर देशों के शासन में बनाने वाले राज्य हैं वो कितने हैं हमारे पास? 16 राज्य। कितने राज्य हैं? 16। और 2 राज्य ऐसे हमारे पास जो स्थलीय सीमा बनाते हैं और तटीय सीमा बनाते हैं। एक तो हमारा गुजरात है और एक है हमारा पश्चिम बंगाल, जो यहाँ पे तटीय सीमा मतलब समुद्र के साथ में, और ये भी समुद्र के साथ में तटीय सीमा बनाते हैं। तो गुजरात, बंगाल, ये तटीय सीमा बनाते हैं और स्थलीय सीमा, दोनों सीमा बनाते हैं। जो गुजरात है और ये दो राज्य हमको याद रखना है, तो तटीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो आंतरिक सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से? आंतरिक सीमा बनाने वाले राज्य हमारे पास है, वो हैं हरियाणा और मध्य प्रदेश, और यहाँ पे आएगा तेलंगाना, और यहाँ पे आएगा छत्तीसगढ़, और यहाँ पे आएगा झारखंड। ये राज्य हैं जो हमारे क्या करते हैं? आंतरिक सीमा बनाते हैं। ये कोई न तटीय सीमा बनाते हैं न अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। ये बाकी वाले 16 जिला है, वो 16 राज्य है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और झारखंड, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, जो किसी न अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं न तटीय सीमा बनाते हैं। दोस्तों यहाँ चलते हैं, यहाँ पर ये असम है, और ये असम जो है 7 बहनें के नाम से जाना जाती हैं, और यहाँ पे ये पूर्ववर्ती राज्य है, ये 7 राज्य है और इनको 7 बहनें भी कहते हैं। और ये पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 3 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। तो 1 नंबर पश्चिमी बंगाल, ये अपनी सीमा बनाता है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 3 देशों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। और नंबर 2 पर है सिक्किम,
ये चीन, नेपाल और भूटान के साथ में अपनी सीमा बनाता है। और तीसरे नंबर पर जिला है, राज्य है, वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, और ये बनाता है भूटान, चीन और म्यांमार। इन तीन देशों के मध्य सीमा बनाता है और सिक्किम बनाता है इन तीन देशों के मध्य। दोस्तों, ये भी हमें राज्य पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य किस देश के साथ में अपनी सीमा बनाता है। दोस्तों, इस प्रकार आज का टॉपिक हम यहीं पूरा करते हैं और अगले टॉपिक में हम फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।